नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्ज्वल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 अप्रैल से 70th बीपीएससी का मेंस होने वाला है। आप लोगों की लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और बस एक वीक का समय रह गया है। और ये एक वीक बहुत ही क्रूशियल होता है एग्ज़ाम से पहले। इस एक वीक में आपकी अग्नि परीक्षा होती है। इसी सप्ताह में जो है, अगर आपका मनोबल बना रह गया तो आप ये जो सामने पहाड़ सा लक्ष्य दिख रहा है ये बौना साबित हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम को अपने ऊपर हावी होने दिया तो फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करो। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने जो भी पढ़ाई करी है अब बहुत कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन इस एक वीक में अगर आप मेंटली स्टेबल रहे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि साउंड क्वालिटी को लेके बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो अब वो समस्या नहीं आएगी। होपफुली कि इस वीडियो से आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मेन लक्ष्य जो इस वीडियो का है वो हम इस वीडियो 5 से 6 वीडियो सोच रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में लाएं, जिस वीडियो के माध्यम से एक तो आपको कैसे आप अप्रोच करें उस सब्जेक्ट को। जैसे इस वीडियो में मैं आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का GS 1 का जो सेक्शन 1 है उसको कैसे अप्रोच करें एग्ज़ाम में और कितना समय दें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद रियल एग्ज़ाम में आपके सामने क्या क्या दिक्कतें आती है और रियल एग्ज़ाम में जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। साथ ही मैं अपने 68th और 69th का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा। वैसे तो मैंने 67th भी क्वालिफाई किया, लेकिन ये पुराने पैटर्न पे है। लेकिन 68 और 69th के जो मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी रही उस एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रही और आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, एक आइडियल स्ट्रेटजी क्या होती है, और अगर उस स्ट्रेटजी से भटकाव होता है फिर आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। कई बार आप टाइम से आगे होते हैं, कई बार टाइम आपको पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम न सिर्फ नॉलेज का है बल्कि एक स्पीड का भी एग्ज़ाम है। आपको बहुत कुछ लिखना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो अगर आप उस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को समय पे चेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका मनोबल गिर जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ कि 69th बीपीएससी का जब मैं GS 2 लिख रहा था उस टाइम मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो समय से पूरा कर लिया था। लेकिन इसके बाद जब मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला सेक्शन पे आया तो आप देखे होंगे कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन बहुत ही ब्रॉड था। मॉनसून के क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट पूछे गए थे, तो वो लिखते लिखते मेरा टाइम क्रॉस हो गया और मतलब सिर्फ 35 मिनट बचे थे। फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा परिवर्तन किया और पॉलिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके पॉलिटी में थोड़े कम वर्ड्स लिखे। लेकिन अगर आइडियली मैंने वो नहीं किया होता तो जो मेरे मार्क्स हैं 151 वो नहीं आए होते। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में वो डिसीजंस लेने होते हैं कि अगर आप एक पार्ट अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा पार्ट आपको मैनेज करना पड़े या फिर ये चीज़ें हो नहीं पड़े। कुछ लोगों के कुछ और डाउट्स भी है, वो पहले सॉल्व कर देते हैं फिर ये वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ लोगों का डाउट है कि हम पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पेपर पूरा करना कंपल्सन है। अगर आप पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पेपर आप क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं, इसके कुछ कारण हैं। आप सारे आंसर को बेस्ट लिखने का कोशिश कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में आप आइडियल आंसर नहीं लिख पाएंगे। जो आपको टेस्ट सीरीज में बताया जाता है कि ये लिखो वो लिखो, आप सब कुछ नहीं लिख पाएंगे। आप ये मान लें कि आप सब कुछ बेस्ट आंसर नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप एक एवरेज आंसर लिखेंगे। आप एक एवरेज आंसर, इवन यूपीएससी की टॉपर अनु कुमारी का एक बार मैंने स्टेटमेंट दिखा था, जो रैंक 2 थी अपने टाइम पे। तो उन्होंने कहा था कि मैं 20 क्वेश्चंस को बेस्ट लिखने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं 20 क्वेश्चंस को एवरेज लिखने की कोशिश करती हूँ। मेरी भी वही स्ट्रेटजी है, मैं क्वेश्चंस को एवरेज लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका आंसर एवरेज है तो आपको एवरेज से ऊपर मार्क्स मिलेंगे। अगर 8 नंबर का आपने लिखा और आपने एवरेज लिखा तो 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, जो एक अच्छा मार्क्स है। सिविल सर्विसेज में आपको 80% मार्क्स नहीं लाने होते। जो टॉपर्स
के मार्क्स होते हैं वही 60% के आसपास लाई करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें एवरेज आंसर लिखना है, कोई आंसर आपका बेस्ट होगा, उसी में से निकलेगा। और फिर आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि जो आप बेस्ट समझ रहे हैं क्या उस पर बेस्ट मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। जैसा हम कोचिंग्स में टेस्ट सीरीज में लिखते हैं वैसा नहीं होता रियल एग्ज़ाम में। रियल एग्ज़ाम में चूँकि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है लोगों की थिंकिंग में, लोगों की सोच में। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये GS 1 का सेक्शन 1 है, आप लोग जानते ही हैं। ये सेक्शन है आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार एंड इंडिया ऑन आर्ट एंड कल्चर का। दोनों मीडियम के लोग देखेंगे क्योंकि अप्रोच सेम है लगभग। और कुछ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि आप उससे रिवाइज कर लें। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं आप उसको रिवाइज कर लें, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे अप्रोच पे बात करूँगा। सबसे ये 68th BPSC का क्वेश्चन पेपर, और मेरे हिसाब से आपको 68 और 69 का पेपर करके जाना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पैटर्न का पता चलता है और पैटर्न आपको मेंटल स्टेबिलिटी देगा कि हाँ यही पैटर्न आएगा। 68 और 69 में जो एक सवाल कॉमन था वो पहला सवाल कि जो शॉर्ट नोट्स में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जब 68 में मैं पहली बार पेपर दे रहा था इस पैटर्न पे तो कुछ पता नहीं था कितने शॉर्ट्स क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा, कुछ पता नहीं था। अचानक से पहला क्वेश्चन ये देख के वो याद कर पाना, काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं पढ़ा था, तो ऐसे में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आपका बहुत मैटर करेगा कि आप रियल एग्ज़ाम में कैसा लिख पाते हैं। टेस्ट में लिखना, रूम पे पढ़ना, इंटेलिजेंट होना अलग बातें हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में डिलीवर करना अलग बात होती है। तो आप जो है अपना बेस्ट दे। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट में नंबर नहीं ला पा रहे, टेस्ट में आपका रिज़ल्ट थोड़ा पीछे है तो आप इसमें भी पीछे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक आना है तो इसकी तैयारी आप कर लें। टोटल 8-10 है और इसका जो है एक नोट्स मैं जो है आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जो मैंने बनाया हुआ है वो आप कर ले। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले मैं अपनी कॉपी दिखा देता हूँ आपको इसके बाद, कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि पहले एक छोटी सी भूमिका लिखनी होती है। और भूमिका में बहुत सारी बातें नहीं करनी होती है, सिर्फ एक लाइन की भूमिका लिखे। जैसे ये जो अधिनियम है वो 1857 के विद्रोह के बाद आया, तो मैंने लिखा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 प्रस्तुत किया गया, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित थी। बिल्कुल सिंपल आंसर लिखना है, कुछ भी घुमाना नहीं है, कुछ भी फालतू का जो है उसमें लाग लपेट नहीं करना है। और आपको ऐसे क्वेश्चन पे 5 विशेषताएं लिखनी है और 2 आलोचनाएं लिखनी है। एकदम याद कर ले, 5 विशेषताएं 2 आलोचनाएं, ठीक है। तो पहली विशेषता मैंने लिख दी। इस पेपर में मेरी एक गलती ये थी कि मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, जो मैंने 69 में सुधारी। हालांकि मेरे हिस्ट्री के मार्क्स 68 में ज़्यादा रहे हैं 69 से। इसमें मुझे लगभग 63 या 64 मार्क्स मिले हैं हिस्ट्री में, जबकि 69 में मुझे लगभग 56 या 57 मार्क्स मिले हैं। तो ये वाला पेपर 68 वाला मेरा हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी अच्छा गया था। बहुत लोग राइटिंग के बारे में पूछते हैं, अगर साफ उसको दिखाई दे रहा है एग्जामिनर को तो फिर मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। 1857 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और उसकी जगह पर क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया। सिंपल सी लाइन लिख दी मैंने। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वाइसराय का नाम दे दिया गया, ऐसे पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग है। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया तथा इस पद पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री बैठाया गया तथा वेतन भारत के राजस्व पर भारित किया गया। चूँकि काफ़ी टाइम बाद ये लिख रहा था और अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप बेस्ट आंसर नहीं, लेकिन आप एवरेज आंसर अच्छा लिख सकते हैं। भारत सचिव की सहायता एवं सलाह के लिए बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था कि इसमें सदस्य कितने हैं, तो यहाँ पर जब भी आप कुछ याद ना है कि हाँ इसमें 15 सदस्य है या 14 सदस्य है, ठीक है, तो आप बहुसदस्यीय लिख दीजिए, वो गलत थोड़ी है। आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा है तो यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया, ठीक है, लेकिन गलत नहीं लिखना है। शासन का भी केंद्रीकरण किया गया। इससे पहले शासन का केंद्रीयकरण किया जा रहा था, इसके बाद शासन का भी केंद्रीयकरण शुरू हो गया। आप 1833 के एक्ट तक देखेंगे कि शासन का केंद्रीयकरण किया गया है, लेकिन इसके बाद शासन का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। तो 1833 के बाद के सारे एक्ट में ये पॉइंट फिक्स है। तो ये चूँकि मैंने उस टाइम पे थोड़ा समझ के पढ़ा था, इसलिए मुझे पता था कि शासन का जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे डिसेंट्रलाइज हुआ होगा।
इसके बाद क्या हुआ, इन मुख्य प्रावधानों के अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम ने भारत की प्रशासनिक रूपरेखा में परिवर्तन किए, भारत राज्यों के अधिग्रहण की नीति का परित्याग किया तथा उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा। इसके अलावा सेना के पदों पर ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा तोपखानों, शस्त्र गृह इत्यादि में यूरोपीय सैनिकों की ही नियुक्ति की गई। भारत में सेना के रेजिमेंटों को विभिन्न जातियों, वर्गों इत्यादि के आधार पर एकीकृत किया गया। यहाँ पे मैंने ये किया था कि यहाँ पे सिर्फ फीचर्स लिख दिए थे, लेकिन आलोचना भी लिखनी चाहिए थी। आलोचना लिखता तो शायद मुझे 6 मार्क्स आते, मुझे इस क्वेश्चन पे 5.5 मार्क्स मिले थे उस टाइम पे। तो हो सकता है कि आप कहेंगे कि शॉर्ट्स में 8 में 6 मिलते हैं क्या? मुझे पॉलिटी में 2 क्वेश्चंस में 6 मार्क्स मिले हैं, 68वीं बीपीएससी में, 69वीं में नहीं, लेकिन 68वीं बीपीएससी में शॉर्ट्स में 6 मिले हैं। मैंने नहीं देखे अभी तक 6 मार्क्स, लेकिन मुझे मिले थे। तो ये आप देख लिया। इसके बाद कंक्लूज़न में आप क्या बता देंगे इसमें? अच्छा, एक बात बता देता हूँ मैं, आप कोई भी ये अधिनियम लिखे अगर ब्रिटिश वाला, तो एक आलोचना फिक्स है, उसकी आलोचना फिक्स है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ब्रिटिश हितों को साधा, जबकि भारतीय इससे असंतुष्ट रहे। ये वाला पॉइंट फिक्स है, क्योंकि जितने भी अधिनियम लाए गए वो ब्रिटिश हितों की प्राप्ति के लिए लाए गए। तो एक आलोचना ये फिक्स है, तो ये आलोचना आप कभी भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए मेरे पास नोट्स है, इसको आप कर लेंगे। हर एक का 5 पॉइंट है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मुझे जैसा लगता है कि जो पूछा जाएगा इस बार वो एक 1833 का एक्ट हो सकता है और 1813 का। तो 13 का एक्ट एक बार आप देख लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, चाय और चीन, चाइना और चाय। ठीक है, ये हो गया। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का फंड दिया गया। भारतीयों के लिए कुछ प्रशासनिक अवसर प्रदान किए गए। देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल लाइन है, कुछ प्रशासनिक अवसर दिखे हैं। गवर्नर जनरल को और शक्तियाँ दी गई। भारत में वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की गई। और भी है, ईसाई मशीनरियों का आगमन हुआ। ठीक है, ये सब शुरू हो गया। इसके बाद जो है नकारात्मक पहलू, भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया गया। ये वाला फिक्स है कि यह कानून ब्रिटिश साम्राज्य के फायदे के लिए था, भारतीयों के विकास के लिए नहीं। एक और एक्ट मुझे लगता है 1833 का एक्ट है। भारतीयों के लिए सरकारी सेवाओं में भर्ती के अवसर बढ़ाए गए। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया। भारतीय परिषद में ब्रिटिश अधिकारियों का दबदबा बढ़ाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। भारतीय उद्योगों में सुधार करने का प्रयास किया गया। तो बस आप 5-5 पॉइंट लिख लें। देख रहे हैं, ये वाला कॉमन है कि भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त नहीं किया गया। ब्रिटिश व्यापारियों के हितों को बढ़ावा दिया गया, जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ। मैंने बहुत कॉमन पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1861, 1892, 1909 भी पढ़ ले आप, 1909 पढ़ ले, 1909 पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें जो इम्पॉर्टेंट है एक 1935 है, 1909 है, जो मुझे लगता है कि ये सब आ सकते हैं। 1813, 1833, ठीक है, ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कर लें। इसके आने को तो कोई भी आ सकता है, बट मुझे जो लगता है कि ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये कर लें, ये 4 पहले कर लें। अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट इसका, जो है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्न। आप टॉपिक वाइज जाएं और आपका रिवीजन भी, हम एक रिवीजन भी आपको कराते जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप रोक के पूरा रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़े, फिर रोक के रिवीजन कर दें। जनजातीय विद्रोह, आइए जनजातीय विद्रोह में मेनली 2 विद्रोह इसमें पढ़ना है। एक तो बिरसा मुंडा का विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन, और दूसरा जो है संथाल, और एक ओवरऑल जो है आंदोलन। तो दोनों बार में दोनों पूछ लिया है, तो उस बार अगर संथाल आया तो फिर से बिरसा मुंडा के आने की संभावना बन रही है। तो आप देख लें कि कैसे लिखेंगे। कोई भी विद्रोह हो, ठीक है, उसका पहले एक स्टार्टिंग लाइन लिख लेंगे और उसको रट लेंगे। ठीक है, रट लेंगे। ये क्या है, ये लाइन आप रट लेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जन विद्रोह की श्रृंखला में बिरसा मुंडा आंदोलन सबसे सशक्त आंदोलन था। अगर मान लीजिए कि अगर आपको लिखना हो
संथाल विद्रोह के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जन विद्रोह की श्रृंखला में संथाल विद्रोह एक सशक्त आंदोलन था। ठीक है, इसमें लिखें जिसे भगवान बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया और ये इतने से इतने तक चला। ठीक है, अब इसके कारण, कोई भी आंदोलन के कुछ पक्ष होते हैं। पहला है कारण। अगर शॉर्ट्स में है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन कारण बता देना है। राजनीतिक आप रट ले, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, एक साथ लिखे, प्रशासनिक और मसीहाई नेतृत्व। ठीक है, तो आर्थिक कारण आप जानते हैं, अंग्रेजों की शोषण पर भू राजस्व नीति, जमींदारों और साहूकारों द्वारा ऋण दिया जाना, मुंडा जनजातियों का वनाधिकार समाप्त किया जाना। राजनीतिक कारण है खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों का प्रसार। सामाजिक धार्मिक कारण मुंडा जनजाति के पारंपरिक न्याय व्यवस्था की समाप्ति। 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरी का प्रयोग और जनजातीय लोगों को ईसाई बनाया जाना है, यानी धर्मांतरण शुरू हो गया था। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, बिरसा मुंडा का मसीहाई नेतृत्व, मतलब मसीहा बन गए वो। ठीक है, इन्होंने विद्रोह को धार्मिक रंग दिए। तो ये तो कारण होंगे। कारण के बाद अब दूसरा क्या करेंगे, महत्व बता देंगे। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता का विरोध, जातीय आधार पर एकता, संगठन की प्रेरणा, आंतरिक शुद्धिकरण, ये इसका महत्व हो गया। तो पहला आप लिखेंगे कारण, पहला कारण। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, लेकिन डायग्राम बना देंगे ना तो उसको भी खुशी होगी कि हाँ इसको आता है, बहुत क्लियरिटी दिखती है। इसके बाद विभिन्न चरण, या इसी को बोलते हैं प्रगति, कि आंदोलन कैसे हुआ। तो अगर थोड़े में ना मैंने पूरा आंदोलन बता दिया कि 1895 से 1900 में कैसे आंदोलन चला। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में आंतरिक शुद्धिकरण हुआ, यानी बलि प्रथा की समाप्ति, इसका एग्जाम्पल दे दिया। द्वितीय चरण में मुंडा राज की स्थापना, संगठन का बनाना, विद्रोह की प्रेरणा। तृतीय चरण में विद्रोह तीव्र हो गया, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी, महाराजा से मृत्यु हो गई। ये तीसरा चरण है। और समग्रतः बिरसा मुंडा आंदोलन जनजातीय आंदोलन की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण तथा सशक्त आंदोलन है। हाल ही में करंट अफेयर से इसको जोड़ दिया है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। थोड़ा करंट अफेयर से जोड़ देंगे तो उसको लगेगा कि हाँ जो स्टूडेंट है वो काफ़ी जो है एक्टिव है इस मामले में। अगला विद्रोह, एक तो ये हो गया, तो इसी का मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले 69 में जो मैंने लिखा था, ये दो तरीके हो गए। 68 में यही पूछा था, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो ये तो हो गया, आप समझ गए। ये लिखना है, यहाँ पे मैंने आलोचना लिखी है। ठीक है, यहाँ संथाल विद्रोह पीछा फिर से। ठीक है, फिर से वैसा ही स्टार्टिंग दिया है मैंने, जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में। लाइन ही याद कर लीजिए। संथाल विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह होने के साथ साथ सबसे प्रमुख एवं सशक्त विद्रोह था। यह 1855 से 1857 तक चला। अब क्या लिखेंगे, कारण। कारण वही है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मसीहाई नेतृत्व। फिक्स है कारण, मतलब कुछ भी ऐसा करना नहीं। प्राचीन माझी प्रणाली की समाप्ति, वहाँ खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति थी। दामिनी कोह में अंग्रेजों का प्रभुत्व, अंग्रेजी शासन का विदेशीपन, सामाजिक, ईसाई मिशनरी द्वारा संथाल प्रवण का आंतरिक अस्मिता को बदलने का प्रयास, सेम कारण है ये। धर्म में हस्तक्षेप, सेम कारण है। भू राजस्व नीति, सेम कारण है। महाजन और साहूकारों द्वारा ऋणों का जाल, सेम कारण है। मसीहाई नेतृत्व में 4, वहाँ पर थे बिरसा मुंडा, यहाँ है 4 नेता। इसके बाद परिणाम बता दिए। ठीक है, संथाल परगना का निर्माण तथा इसे गैर नियमन जिला घोषित किया जाना। संथाल विद्रोह का महत्व बता दिए। महत्व क्या क्या है, जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला का सबसे सशक्त विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके लिए मार्क्स भी मिले हैं। उपाश्रित लेखन धारा ने इसे भारत के निचले वर्गों का विद्रोह कहा है। तो उपाश्रित लेखन धारा, ठीक है, इस वर्ड को यूज़ करें आप जब भी संथाल विद्रोह आ सकता है, अगर आता है अगर क्वेश्चन में, तो आप इस वर्ड को यूज़ करें। उपाश्रित लेखन धारा ने इसे भारत के निचले वर्गों का विद्रोह कहा है। टैगोर और कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में लिखा है। संगठित विद्रोह जातीय असमानता के आधार पर, समग्रतः संथाल विद्रोह में जनजातीय आधार पर लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों ने शोषणकारी लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके जनता को जागरूक किया। एक और चीज़ मैं देखता हूँ, एक आपको चीज़ दिखाता हूँ कि आप देखे होंगे कि मेरी कॉपीज़ में लास्ट लाइन एकदम छोटी छोटी लिखी रहती है। ये एक्चुअल में ना एक साइकोलॉजी है।
ऊपर आप कितना भी भर के लिखे, मतलब हटा के लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लास्ट में आए ना तो इस तरीके से लिखे कि आपको और भी पता था लेकिन आप लिख नहीं पाए, आपको और भी कंटेंट पता था। तो ये जो बात होती है ना, एग्जामिनर के मन पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है कि हाँ ये जो है ना बच्चा, इसको नॉलेज है और इसको आता भी था, लेकिन वर्ड लिमिट है इसलिए इसने इसको इसी जगह छोड़ दिया है। ठीक है, ये यहाँ तक की बात हो गई। अब इसी में मैं आपको जो है नोट्स दिखा देता हूँ जनजातीय विद्रोह के, आप उसको पढ़ लेंगे। ऑलरेडी ये ग्रुप में दिया हुआ है जनजातीय विद्रोह का, वहाँ से आप इसको कर लेंगे। आई थिंक आप लोगों ने वो किया भी होगा काफ़ी हद तक। उसको कर लेने से ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और मैंने बता ही दिया कि आपको क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले मेन है इम्पॉर्टेंट कारण, इसके बाद उसकी प्रगति, ठीक है, उसका महत्व और उसके परिणाम। इतने पॉइंट अगर आपके रेडी हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यह है बिहार में जनजातीय विद्रोह, ये मैंने बता दिया है सबसे पहले, ये सब आपको अभी करना नहीं है। हाँ, इसके कारण करना है। कारण सारे आदिवासी विद्रोह का एक ही कारण है, सामाजिक धार्मिक कारण। ये चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों का समाज और धर्म में हस्तक्षेप, परंपरागत सामाजिक मान्यता को नए कानूनों द्वारा समाप्त किया जाना। राजनीतिक कारण, शासन के तत्वों में परिवर्तन, अंग्रेजी शासन का विदेशीपन, पुरातन राजनीतिक व्यवस्था की समाप्ति, जैसे संथाल विद्रोह में माझी प्रणाली समाप्त की गई और बिरसा मुंडा में खुटकट्टी प्रणाली समाप्त की गई। आदिवासी इलाकों में पुलिस थाने, सैनिक छावनी की स्थापना। आर्थिक कारण में आप देख सकते हो अंग्रेजों की शोषक भू राजस्व नीतियाँ, जमींदारों और महाजन से ऋण लेना, ऋणों का दबाव, वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना। इसके बाद विद्रोह की चेतना, विद्रोह की चेतना, जनजातीय विद्रोह का योगदान, यानी इसको बोलते हैं मसीहाई नेतृत्व। संताल विद्रोह में सिद्धू कान्हू थे, बिरसा मुंडा में बिरसा मुंडा थे। ठीक है, इस तरीके से धार्मिक रंग दिए। ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसकी विशेषताएं, ठीक है, क्या क्या विशेषता हो सकती है। आदिवासी पहचान, इसके बाद मतलब विशेषताएं, या इसको कह सकते हैं कि इसका महत्व, ये कर लेंगे। असफलता के कारण भी कर लेंगे, लेकिन उतना टाइम होता नहीं है, इसलिए आप 3 से 4 पॉइंट सब पर लिख दें। और प्रभाव, अगर यही क्वेश्चन आता है 38 नंबर का तो आप सब कुछ लिखें। यही जो मैं बोल रहा था सब अल्टरन परिप्रेक्ष्य, यानी इसी को बोलते उपाश्रित लेखन धारा। ठीक है, इसमें प्रमुख लेखक कुछ है, रंजीत गुहा हैं, B.R. अम्बेडकर। इन्होंने जो है ना, इन्होंने कहा कि आदिवासी और किसान इतिहास की वस्तु नहीं है, वो अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं। तो उस तरीके से कभी कभी पूछ जाता है जनजातीय आंदोलन की विशेषता सब अल्टरन परिप्रेक्ष्य में। ये टॉपिक मैं थोड़ा करा देता हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ किसान और जनजातीय जो है हाशिए पर का आंदोलन है। विरोध भिन्न तीव्रता को दर्शाता है। किसी भी आंदोलन में नेतृत्व सीमित होता है, जैसे गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं तो उसमें नेतृत्व सीमित है, जन भागीदारी जो है विस्तृत होती है। ठीक है, आदिवासी विद्रोह जो है इतिहास की वस्तु नहीं है, बल्कि उनके वो अपने इतिहास के निर्माता खुद है। मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंस देने की बात की गई है इस परिप्रेक्ष्य में। तो संथाल विद्रोह हो गया। आप लोगों के पास नोट्स होंगे ही, नहीं तो आप इसमें से पढ़ लेंगे। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि लिखना कैसे होता है। ये हो गया। इसके बाद अब आगे आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। पहले 68 वाला देखते हैं। यह है इंडिगो यानी नील विद्रोह। किसान आंदोलन में टोटल 2 विद्रोह पूछे जाते हैं मेनली, एक नील विद्रोह और एक चंपारण सत्याग्रह। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। 68 में नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह पूछा गया है और इसमें चंपारण सत्याग्रह पूछा गया है। कभी कभी आपको पूछा जाएगा किसान आंदोलन अलग से, पूरे किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखते हैं कि नील विद्रोह
मुझे जिस टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था 68 का, नील विद्रोह काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर मुझे याद आया अच्छा बंगाल में हुआ था, तो मैंने जो भी आंसर लिखे हैं ना वो बिल्कुल गेस करके और चीज़ें, पुरानी चीज़ों को याद करके लिखे हैं। तो एट ए टाइम लिखना ऐसा आंसर वो है। तो आप अगर मान लीजिए आपके सामने अचानक से ये टॉपिक आता है तो आप क्या सोचेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने से पूर्व विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला रही है। इन विद्रोहों में इंडिगो यानी नील विद्रोह एक प्रमुख तथा संभवतः प्रथम संगठित किसान विद्रोह था। ठीक है, यह विद्रोह 1859 से 60। मुझे कैसे ईयर याद आया? आप कहेंगे कि आपको ईयर कैसे याद आ गया? मुझे ईयर याद आया कि मुझे तत्क्षण याद आया कि नील दर्पण एक बुक है जो नील आंदोलन के समय लिखी गई थी और दीनबंधु मित्र उसके वो है, और ये बुक लिखी गई थी 1859 में। तो मुझे उससे याद आया कि ये विद्रोह 1859-60 में बंगाल तथा बिहार के नील किसानों द्वारा नीलहे जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था। जब आपको पता चल गया कि अत्याचार के खिलाफ किया गया तो आपके पास बहुत पॉइंट मिल गए कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद भू राजस्व कानून लागे गए, जिससे बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया तथा किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया गया। बिहार तथा बंगाल में मुख्य रूप से नील की खेती होती थी। एक तरफ की नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती थी, वहीं दूसरी तरफ ये नीलहे किसान जमींदार किसानों के साथ अग्रिम एग्रीमेंट करा लेते थे, जिससे किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। इसके अतिरिक्त साहूकार भी किसानों को ऋण देकर उनका शोषण किया करते थे तथा जमींदारों के भूमि का मालिक होने के कारण कोई ज़मीन भी की उत्पादकता सुधार पर भी बात नहीं करता था। ऐसे में दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण ने इन किसानों का दर्द व्यक्त किया और इन किसानों ने नील विद्रोह के रूप में एक संगठित विद्रोह किया। समग्रतः नील विद्रोह किसान विद्रोह की श्रृंखला में एक आरंभिक विद्रोह था, जिसने बिहार बंगाल क्षेत्र के किसानों में जन चेतना को उद्वेलित किया। आपको कुछ कुछ वर्ड जो है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है। उद्वेलित किया, जन चेतना को उद्वेलित किया, जो बाद में 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी देखी जा सकती है। इसको थोड़ा सा जोड़ दिया। अब आ जाते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह पूछा गया था, इसी से रिलेटेड है, वो भी 69 में। देखेंगे आप पैटर्न बिल्कुल सेम चल रहा है, तो आप 68 का पेपर जरूर करके जाएं, हो सकता है कि उससे क्वेश्चंस रिपीट हों। चंपारण सत्याग्रह 1917 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में किसान आंदोलन के रूप में एक प्रमुख सत्याग्रह रहा है। बहुत सिंपल आप लिख सकते हैं। आंदोलन के कारण आप जानते हैं, तिनकठिया प्रणाली मैंने लिख दिया। इसके बाद नीले जमींदारों का शोषण अत्याचार, साहूकारों द्वारा ऋण जाल, किसानों की दयनीय स्थिति, नील की खेती का फायदेमंद न होना। बहुत सिंपल आंसर है। फिर आंदोलन की प्रगति, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी आंदोलन की प्रगति लिख देते हैं ना तो फिर पूरा आंदोलन क्लियर हो जाता है। 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन, मैंने नहीं लिखा पूरा डिटेल कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार, ये सब नहीं, सीधे डैश डैश करते जाइए। 1916 लखनऊ अधिवेशन डैश। इंग्लिश मीडियम में क्यों लोग ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं? क्योंकि वो कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हिंदी मीडियम में भी हमें कीवर्ड पे फोकस करना है। कीवर्ड पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप जल्दी लिखेंगे। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए। सत्य एवं सत्याग्रह का प्रयोग, सविनय अवज्ञा का प्रयोग, कर न देना, नील की खेती से इनकार, पूरा आंदोलन बता दिया। आंदोलन का परिणाम, किसानों का पक्ष सुनने के लिए एक समिति बनाई गई जिससे किसानों की मांग मान ली। यह गांधी जी एवं किसानों की नैतिक विजय थी। मुझे उस टाइम नहीं याद आ रहा था सच में कि समिति बनाई गई, उसने जो एग्रेरियन कमिटी थी उसने कितना % पर एग्रीमेंट किया, मुझे नहीं याद आ रहा था। तो मैंने बस इतना लिखा, किसानों की मांग मान ली। हमेशा पॉजिटिव रहना है। नहीं भी याद है तो अपनी जो लेखन कला है उसका प्रयोग करिए। तिनकठिया प्रणाली की समाप्ति, ऋणों के बोझ से मुक्ति, प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा जैसे हथियारों का प्रयोग। कभी भी लिखे तो प्रभाव जरूर लिखे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रभाव किसी आंदोलन का बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के रूप में जननायक मिला तो 5 मार्क्स मिले भी हैं। इतिहास में हमेशा मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं कला। चौथा क्वेश्चन आपका कला का रहता है हमेशा। तो कला में देखिए 68 में पूछा गया था पटना कलम चित्रकला। और आप देखेंगे, अच्छा हाँ,
नोट्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। नील विद्रोह तो नहीं दिया हुआ, लेकिन चंपारण सत्याग्रह मैंने लिखा है, उसको आप दे देंगे, क्योंकि इस बार जो है लॉन्ग में भी मैंने चंपारण सत्याग्रह ही लिखा था, तो आप लॉन्ग में मैं वहाँ दिखा दूंगा आपको। आप जो है ये लाइन को, पहली लाइन को रट लें, ठीक है, कला में, और हर जगह यही चेप दे, यही वाला लिख दे कि कला मानव की रचनात्मक अभिव्यक्ति होने के साथ साथ किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। पहली लाइन ये फिक्स है, कोई भी कला पूछी जाए, कला मानव की रचनात्मक अभिव्यक्ति होने के साथ साथ किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान भी होती है। इस संदर्भ में पटना कलम चित्रकला भारत एवं बिहार की कला परंपरा में आंचलिकता को समेटने वाली अमूल्य धरोहर है। ये फिक्स है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी बता दी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, तब मुगल साम्राज्य के बाद कला का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। इसी क्रम में पटना कलम चित्रकला का विकास भी एक स्थानीय कला के रूप में विकेंद्रीकरण के कारण हुआ। प्रमुख क्षेत्र बता दिए, ये डायग्राम दिखा दिया, ठीक है, कि दानापुर, आरा, लोधी, कटरा, मछरहट्टा, दीवान मोहल्ला इत्यादि शामिल है। प्रमुख चित्रकार के नाम दिखा दिए, हुलास लाल, सेवक राम, माधव लाल इत्यादि, ठीक है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। अब मैंने नहीं लिखा कुछ डिटेल, अब मैंने बस पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं लिख दी। क्या क्या, देखिए लघु चित्रकला है तो यहीं पर लिख दिया। विषय वस्तु क्या है, तो देखिए यहीं पे छाप दिया विषय वस्तु कि सामान्य जनजीवन, मानव चित्रण, पक्षी चित्रण, हल जोतता किसान, लकड़ी बढ़ाता बड़े, लंबी नाक घड़ी, सब लिख दिया। हिंदू मुस्लिम समन्वय है, बारीक अलंकरण है, आरक्षण के रंग भरना, लोक संस्कृति के तहत गिलहरी के पुष्प के बाल, प्रकृति शांत एवं सौम्य मिश्रित शैली है, मुगल प्रभाव है, ब्रिटिश प्रभाव है, स्थानीय प्रभाव है, मतलब सब कुछ लिख दिया इसी में। प्रमुख चित्र है शिवदयाल शर्मा द्वारा बनाया गया मुस्लिम निकाह का दृश्य, हुलास लाल द्वारा बनाया गया त्योहारों का दृश्य। आलोचना भी बता दी, पुनरावृत्ति दोष है, बॉर्डर तथा पृष्ठभूमि का अभाव है। समग्रता पटना कलम चित्रकला बिहार तथा भारत की कला परंपरा की अमूल्य धरोहर के रूप में है, आवश्यकता है इसके संरक्षण की। हो गया। यही चीज़ मैंने थोड़ी सी गलती करी, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी भी थी 69th में। मौर्य कला, तो मैंने ये लिख दिया कि प्राचीन, पहला लाइन तो वही लिखना चाहिए था कि कला किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होने के साथ साथ मानव जीवन की अभिव्यक्ति होने के साथ साथ किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। प्राचीन भारत की कला परंपराएं मौर्य कला न सिर्फ शुरू में आर्य कला परंपरा को आगे बढ़ाया है, बल्कि ये कई मामलों में अति विशिष्ट भी रही है। अब इसमें जो ये वाला डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौर्य कला, उसमें राजकीय कला, लोक कला। राजकीय कला में राजप्रसाद, पाटलिपुत्र नगर, स्तूप, गुहा विहार, स्तंभ, ये सब जो है और, लेकिन इसमें और भी विशेषता बताई जानी चाहिए थी। 2 डायग्राम है इसमें, दोनों बना दीजिए। और लोक कला में ये 3 नंबर मिले हैं। अगर थोड़ा सा और लिखता, जैसे प्रमुख मतलब इस क्षेत्र क्या है इसका, इसके अलावा और कोई क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या आलोचनाएं हैं, ये मैंने नहीं लिखा। इसके बाद बौद्ध धर्म के साथ इसका क्या वो है, रोल है, क्योंकि मेरा थोड़ा हमको फास्ट लिखना था इसमें, इसलिए ये छूट गया। कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ता है। और इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 68 और 69 का आपको जो है थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, और यहाँ पे गुहाओं का विकास, यहाँ पे गुफा चित्र पूछे गए हैं, सेम ही क्वेश्चन है। तो गुहाओं का विकास मुझे इस टाइम पे आता नहीं था, गुहाओं का विकास बहुत पहले पढ़ा था। तो कैसे आदमी सोचता है ये भी देखें कि मानव आदिकाल से ही अपने निवास स्थल को लेकर विभिन्न तरह के प्रयोग करता रहा है। इसी क्रम में उसने गुहाओं का विकास किया, तो ये गुहाएं आगे चलकर इतनी व्यवस्थित हुई कि भारतीय कला परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गई। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं के विकास की शुरुआत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत देखी जा सकती है। बिहार में एक ही पता था, बिहार में 12 गुफा का निर्माण अशोक द्वारा आजीविकों के निवास स्थल की तरह किया गया। इसके बाद उनके पौत्र दशरथ ने भी विभिन्न गुहाओं का निर्माण कराया। मौर्य कला के स्थापत्य का अभिन्न अंग होने के कारण गुहाओं की निम्नलिखित विशेषता थी। अब मैंने जो मौर्य कला में पढ़ा था गुहा, वहीं से यहाँ पर विशेषता लिख दी। आयताकार कमरा, कमरों की छत को बेलनाकार बनाया गया, कमरों की दीवारों पर पॉलिश का प्रयोग, गुहा का मुख्य द्वार। इसके अतिरिक्त आगे चलकर गुप्त वंश ने भी गुहा विहार की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके बाद अन्य राजवंशों ने एवं राजाओं ने भी गुहा विहार का विकास करके उन्हें एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया।
इन गुफाओं में अजंता मोल्लोरा की गुफा, नागार्जुन एवं बारबर की गुफा। फिर पूर्वी भारत में पूछा था तो ये तो गलत हो गया। गिरियक पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण इत्यादि प्रमुख थे। समग्रतः प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास क्रम को एक लंबे समय अंतराल के बाद अस्थायित्व मिला। बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय इत्यादि धर्मों ने भी इस निर्माण में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। 3.5 नंबर मिले थे, बट ठीक है, एट ए टाइम वहाँ पे लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या लिखा देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में गुफा चित्र मिलने लगते हैं, जिनमें पूर्वी भारत के गुफा चित्र महत्वपूर्ण हैं। गुफा चित्र याद नहीं आ रहे थे। इन गुफा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शुरू में यह रैखिक चित्रों के रूप में मिलते हैं, बाद में इनमें भित्ति चित्र के सभी गुण मिलने लगते हैं। ये पता था थोड़ा बहुत। गुफा चित्रों की विशेषता है, दीवारों पर चित्रण, कुछ जगहों पर अलौकिक विषयों से संबंधित चित्र मिलते हैं, चित्रों पर धार्मिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सब जो है एक तरीके से जो लाइन है वो एवरेज लाइन है, वो हर जगह यूज़ की जा सकती है। चित्र पॉलिश किया गया है तथा अत्यंत चमकदार है। उदाहरण उड़ीसा तथा बंगाल में मिले गुफाओं के चित्र, नागार्जुन गुफा। तो 2 नंबर मिले हैं। जैसा आंसर लिखा हुआ है उस हिसाब से 2 ही नंबर मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब आते हैं हम 22 नंबर के क्वेश्चन पे, सॉरी 22 बोल रहा हूँ, 38 नंबर के क्वेश्चन पे, जो वेरी लॉन्ग है। तो यहाँ मैंने देखा आपने कि हर जगह आपने देखा कि कहीं कहीं पर ही मेरा पेज छूटा हुआ है, नहीं तो मैंने पूरा पेज जो है फुलअप किया। आप कोशिश करें कि डायग्राम बनाएं या कुछ भी बनाएं, लेकिन पेज को पूरा भरें। इसमें मेरे 63-64 नंबर इसलिए है 68 बीपीएससी वाले में, क्योंकि वहाँ पर मैंने पेज को खाली बहुत कम ही छोड़ा है। लॉन्ग में आपके छूटेंगे, लेकिन शॉर्ट्स में छूटने नहीं चाहिए। अब यहाँ जैसे एक क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। ठीक है, तो आपको जो लिखना चाहिए, आपका दिमाग कैसे करता, मैंने ये क्वेश्चन लिखा नहीं था, लेकिन आप लिख सकते थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, के उदय के कारकों। तो आप कहाँ से उदय हुआ इसका, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेनली जो है 1857 का विद्रोह और कांग्रेस की स्थापना के बाद इसका लगभग राष्ट्रीय आंदोलन का चरण 1 शुरू होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद विभिन्न कारकों के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, जिसके विभिन्न कारक निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारक हो सकते हैं? पहला राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा शिक्षा, चौथा प्रेस, पांचवा जो विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग का उदय, ये सब लिख सकते हैं आप। और भी कारक हो सकते हैं, कुछ अंग्रेज ही थे जिन्होंने इन सबको वो किया, अंग्रेज मतलब कुछ जो अंग्रेज़ों का योगदान। इसके बाद जो है और भी कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में, या फिर वैदेशिक प्रभाव भी रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, जो विदेशों में जो भी चीज़ें रही है। तो आप जब इसको लिखेंगे तो 38 नंबर है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन है उस हिसाब से पहले मैं जैसे सोचता था कि आपको 50 वर्ड प्लस जितने मार्क्स है उतना इंटू 10 करना है, तो 430 वर्ड इसमें लिखे जाने चाहिए थे, लेकिन 430 वर्ड लिखने का आप टाइम नहीं मिल पाता है, इतना ना टाइम है आपके पास। तो ऐसे में आप जो है 38 नंबर के क्वेश्चन को लगभग 380 से 400 वर्ड में लिखने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपका पेपर पूरा नहीं होता है तो आप इससे भी कम कर सकते हैं, आप 350 पे जा सकते हैं, लेकिन पेपर कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को डील करना इम्पॉर्टेंट है। आप मान लीजिए कि 400 वर्ड आप किसी क्वेश्चन पर लिख रहे हैं, अगर आप 450 भी लिखेंगे ना तो आपके मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर की बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये जो 50 वर्ड है अगर किसी शॉर्ट्स पे लिख देंगे ना आप, तो आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो आप थोड़ा ना कॉस्ट एनालिसिस वैल्यू देख के और उसको करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, ब्रिटिश शासक की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करना है कि बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हुआ
अब बाद में इसका क्या प्रभाव था, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण। आलोचनात्मक विश्लेषण होता है कि पहले बताइए कि प्रभाव सकारात्मक था कि नकारात्मक, तो सकारात्मक प्रभाव भी लिखना पड़ेगा और नकारात्मक, और बाद में एक मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसमें मैं चूँकि अंडरलाइन नहीं करता था इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत रही, लेकिन मैंने आप देखेंगे इस वाले आंसर में जैसे मैंने लिखा, बिहार प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध रहे। मध्यकाल में बिहार शिक्षा के केंद्र के रूप में रहा। आधुनिक युग में औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा को भी ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया। बिहार में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित का पहला अध्याय तब शुरू हुआ जब मैकाले प्रस्ताव के अंतर्गत जिला स्कूलों की स्थापना की गई। ये आप देख रहे हैं, यही क्वेश्चन जब आप देखेंगे जब पूछा गया 69th में, सेम ही क्वेश्चन 69th में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो नील वाला है, नील की खेती वाला आपने कर लिया होगा। ये वाला देखिए, तो इसको मैंने फिर से अलग तरीके से लिखा है, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है नियर बाई। तो कोई कहता है कि अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो होता है, बस क्वेश्चन की दिशा बदल जाती है, लिखने का आपका तरीका बदल जाएगा, कंटेंट नहीं बदलेगा। मेरा स्टार्टिंग वैसा ही रहा है, आप देख रहे हैं। बिहार प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ, उदनपुर इत्यादि शिक्षा के केंद्र रहे हैं। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास की प्रक्रिया औपनिवेशिक हितों नीतियों के तहत हुई। इसमें पहला प्रभाव तब आया जब 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख का मद स्वीकृत किया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले प्रस्ताव द्वारा विलियम बेंटिक की सरकार ने उद्घोषणा की, शिक्षा के लिए जो भी मत स्वीकृत होगा उसका माध्यम अंग्रेजी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें जब अंडरलाइन करते तो दिखती है। हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि आप चार्ट बहुत यूज़ करें। भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास का क्रम पूछा गया है, अगर आप उसको दिखा देंगे कि पहले 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1835 का मैकाले प्रस्ताव, 1854 का वुड डिस्पैच, 1882 का हंटर कमीशन, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, 1917 में सैडलर आयोग, अगर आप ये दिखा देंगे तो फिर उसको संतुष्टि हो जाएगी। इसके बाद जैसे उसने बोला है वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, वो भी बता दिया। यहाँ पर जो है टॉपिक देना बहुत ज़रूरी है, जितना आप टॉपिक देंगे उतना आपको जो है मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। अब प्रभाव पूछा है, प्रभाव मैंने दिखा दिया, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, फिर सकारात्मक प्रभाव भी दिखा दिया, नकारात्मक प्रभाव भी दिखा दिया, लास्ट में जो है एक मूल्यांकन भी कर दिया। अगर यहाँ पर लिख देता ना मूल्यांकन, तो हो सकता है 18 की जगह 19 मार्क्स मिलते। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हेडिंग बनाइए अपना। अगर आप हेडिंग बनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए ईजी होगी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, चंपारण सत्याग्रह को कैसे लिखा है। चंपारण सत्याग्रह को पहले तो स्टार्ट किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण नील आंदोलन को एक निर्णायक आंदोलन के रूप में देखा जाता रहा है। इस आंदोलन ने न सिर्फ महात्मा गांधी को देश के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि आंदोलन के नए तरीकों जैसे सत्याग्रह, अहिंसा जैसे मूल्यों से भी जनता का परिचय कराया। कारण बता दिया, वही कारण जो है 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, इसके बाद जो भी नीले रोजगार, इसके बाद प्रगति बता दी, सेम जैसे शॉर्ट्स में लिखा है उसी को लॉन्ग किया गया है। इसके बाद बता दिया, परिणाम बता दिया आंदोलन का, मूल्यांकन कर दिया आंदोलन का, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव बता दिया, प्रभाव इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे इस आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि जनता किसी भी आंदोलन के लिए तैयार है। किसानों की संगठित शक्ति ने बाद के किसान आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा एवं शक्ति दी। तो ये जो पॉइंट्स है ना, बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है और आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ये आप समझ गए।
तो आप थोड़ा सा नोट्स में कुछ कुछ चीज़ों का दिखा देता हूँ, जो उसको आप जो है एक बार रिवाइज़ करके जाएं एग्ज़ाम से पहले, ताकि जो GS 1 का सेक्शन है, ठीक है, GS 1 का सेक्शन है, जैसे ही कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, तो आपको पहले एक लाइन का जो है इंट्रो लिखना है, 5 फीचर लिखने हैं, 5 फीचर्स लिखने हैं, 5 विशेषताएं, 2 आलोचनाएं और कंक्लूज़न में लिखना है कि इस एक्ट ने, ठीक है, ये ब्रिटिश हितों को साधने वाला था, हालांकि इसने, ठीक है, ब्रिटिश हितों की प्राप्ति के लिए कार्य किया और भारतीय कहीं ना कहीं इससे असंतुष्ट रहे, ठीक है। और जो फ़ायदे की बात है, जब दूसरा क्वेश्चन आप जो है जनजातीय विद्रोह के बारे में लिखिए, मैं आपको एक थीम दे देता हूँ, जनजातीय विद्रोह के बारे में लिखिए, तो पहले एक हेडिंग लिखिए, ठीक है, कि जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में फलना विद्रोह, जो भी विद्रोह है, एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था और यह इतना से इतना तक चला, जिसे इसने नेतृत्व प्रदान किया। बिरसा मुंडा का, तो बिरसा मुंडा, संथाल को सिद्धू कान्हू ने नेतृत्व प्रदान किया। ये हो जाएगा। इसके बाद आंदोलन के क्या क्या कारण थे, कारण आपको पता है, जब भी कारण पूछे ऐसे से बना दीजिए, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ठीक है, मसीहाई नेतृत्व, ये हो गया। कारण के बाद आप लिख दीजिए आंदोलन की प्रगति, आंदोलन के कितने चरण हैं, क्या क्या चरण है, किसी आंदोलन में 3 चरण होंगे, किसी में 2 होंगे, तो आप देख लीजिए दोनों का। इसके बाद आप बता दीजिए आंदोलन के परिणाम, ठीक है, और छोटा सा प्रभाव भी लिख दीजिए। और एक आदमी का नाम नहीं लिखना, बोलिए उपाश्रित, मतलब एक आदमी का नहीं, उपाश्रित लेखन धारा, इंग्लिश वाले सबएल्ट्रॉन अप्रोच। अब एक बार गूगल में भी सर्च करके देख ले क्या होता है ये सबएल्ट्रॉन अप्रोच। जब आप चित्रकला में 3 ही चूँकि आता है, मौर्य, पाल और पटना ऑलरेडी दिखा दिया है। क्या क्या लिखिएगा पटना चित्रकला में? सबसे पहले आप इंट्रो लिखिएगा 1 लाइन का, कि कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त व्यक्ति होने के साथ साथ किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। इस संदर्भ में पटना चित्रकला जो है बिहार की कला परंपरा को आंचलिकता से प्रभावित, ठीक है, चित्रकला शैली के रूप में, ठीक है, दिखाती है। ये हो गया, इंट्रो हो गया। इसके बाद क्षेत्र आपको दिखा दीजिएगा, प्रमुख चित्रकार दिखा दीजिएगा, प्रमुख चित्रकार। इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा 2 लाइन का। और इसके बाद एक पूरे पेज में आप ऐसे बना लीजिएगा कि पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं, और 1 2 3 4 जितना हो सके। इस नोट्स में आप देख सकते हैं कि पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं कितनी सारी दी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेकिन इसको ऐसे करके बनाइएगा ना, खींच खींच के, तो लगेगा कि हाँ भरा हुआ है कॉपी मेरा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। आप नहीं भी डिटेल लिखिएगा तब भी चलेगा, सिर्फ इतना भी लिख दीजिएगा। मान लीजिए मौर्य कला लिखना है, तो मौर्य कला में आप पहले इंट्रो लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा ये राजकीय कला, लोक कला। इसके बाद इसके 4 प्रकार, राजप्रसाद, ये सब जो है 4 प्रकार। लोक कला में 2 प्रकार, ये बना दीजिएगा। इसके बाद दो चित्र है, 2 चित्र जो है वो बना देगा, 2 चित्र बना दीजिएगा। इसके बाद और भी जो जो विशेषताएं हैं, बौद्ध धर्म के साथ प्रभाव, बौद्ध धर्म के साथ संबंध, ये सब लिख देंगे। पाल कला में पहले तो वो लिख देंगे, फिर पाल कला 3 प्रकार के, स्थापत्य, मूर्ति कला और चित्रकला। अब पाल स्थापत्य ऐसे बना दीजिएगा। इसका विशेषता 1 2 3 4 5 6। मैं थोड़ा नोट्स में दिखा देता हूँ आपको पाल कला, तो आपको सही लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ पाल कला कैसे लिखा हुआ है। ये शॉर्ट्स में दिखा देता हूँ, शॉर्ट्स भी मैंने बनाया हुआ है पाल कला का। पाल कला 3 प्रकार के, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। स्थापत्य कला का विशेषता आप दिखा दीजिएगा, ईंट निर्मित कुछ पत्थरों का प्रयोग, धर्माधारित हिंदू और बौद्ध महाविहारों का निर्माण, चत्यों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, कुछ मंदिरों का निर्माण, विष्णुपद। इसके बाद मूर्ति कला में आप देख सकते हैं अत्यधिक अलंकरण, सारनाथ कला का कांस्य पत्थर का प्रयोग, सिर्फ अग्रभाग का अंकन, लेख युक्त मूर्तियाँ, विभिन्न धर्मों से प्रभावित, मुख्यतः अलौकिक। और चित्रकला में
प्राकृतिक शैली, मूर्तिकला के आदर्श रूप जैसे बौद्ध धर्म का प्रभाव, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, लाल नीला काला पीला श्वेत रंग का प्रयोग, तारपत्र का प्रयोग, मांसल कोमल, अजंता का प्रभाव, किनारों पर सुंदर अक्षर की लिखावट और भित्ति चित्र की सभी विशेषताएं। कितनी विशेषता है। फिर आलोचनाएं बता दिया, पुनरावृत्ति दोष है, अत्यधिक अलंकरण है, सिर्फ अभाग का अंकन है, लौकिक विषयों का अभाव है, और बाद में कंक्लूजन। ये हो गया। इसके बाद एक जो है टॉपिक आपका है वो कर लीजिएगा 1857 का विद्रोह और कुंवर सिंह की आलोचनात्मक भूमिका। बहुत लोग को देखते हैं कि कुंवर सिंह की आलोचनात्मक भूमिका में सिर्फ कुंवर सिंह की बड़ाई करने लगते हैं। आप सिर्फ कुंवर सिंह की बड़ाई करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कुंवर सिंह की बड़ाई करनी है, साथ में उसकी आलोचना भी करनी है कि कुंवर सिंह का विद्रोह 1857 का विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाया। तो वो जो है आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे, आप देख लेंगे, उसको आप कर लेंगे कुंवर सिंह वाला। इसके बाद जो है एक पार्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं। अगर आप उनका बेसिक समझ जाएंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब तत्क्षण में चीज़ें लिख पाएंगे। जैसे महात्मा गांधी, इस एज ए पर्सन अगर आप इनको समझ जाएंगे तो महात्मा गांधी कौन है सोचिए। राष्ट्रीय आंदोलन का एक युग इनके नाम पे है, ठीक है। महात्मा गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं है, पूरी विचारधारा है, ठीक है। तो ये हर क्षेत्र में अपना विचार दिए हुए हैं और काफ़ी प्रासंगिक है, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी। तो जाति पर गांधी जी के विचार, बहुत बड़ी बड़ी बात कहने से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते थे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था को मानते थे, याद रखना है। वर्ण व्यवस्था को मानते थे। जो वर्ण व्यवस्था को मानेगा वो जाति व्यवस्था को मानेगा, ठीक है, जाति व्यवस्था को मानेगा। लेकिन 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 जो जाति के आधार पर विषमता है, विषमता मतलब एक जाति बड़ी है एक जाति छोटी है, इसका ये विरोध करते थे, ठीक है। यानी इनका कहना था कि सभी वर्ण बराबर है, मतलब वर्ण व्यवस्था में बिलीव करते थे कि 4 वर्ण होने चाहिए लेकिन सभी वर्ण बराबर है, ठीक है। छुआछूत में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने बोला है कि बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम के मूल्य का कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। जो व्यक्ति का वेतन है मांग आपूर्ति के अंधे नियम से नहीं बल्कि उसकी ज़रूरतों से निर्धारित होना चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन भी है, कथन याद कर लीजिए कि न्याय और वकील को बराबर वेतन मिलना चाहिए क्योंकि दोनों की मानवीय ज़रूरत समान है। अब आ जाइए इनका जो है अस्पृश्यता पर विचार। अस्पृश्यता को सपोर्ट नहीं करते थे, इसका विरोध करते थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने स्थापना भी की थी ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 में। हरिजन सेवक संघ था वही 1932 में जाके बाद में उसका नाम पड़ गया अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ये भी कहते थे, ठीक है, कि जाति व्यवस्था में ऊंच नीचता अस्पृश्यता दोनों ही हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है, एक अमानवीय व्यवस्था है, ठीक है। तो इन्होंने निम्न वर्णों को मंदिर प्रवेश करने के लिए आंदोलन चलाया और उनके लिए हरिजन नाम दिया। आलोचनाएं क्या क्या है, तो एक तरीके से इनका क्या कहना था, हृदय परिवर्तन के द्वारा ये चेंजेस आएंगे कैसे। जाति व्यवस्था वन व्यवस्था में जो छुआछूत है ये सब है, अस्पृश्यता है, वो ठीक कैसे होगा। तो इनका कहना था कि हृदय परिवर्तन। इसका अंबेडकर विरोध करते थे। उन्होंने कहा अंबेडकर, ठीक है, कि जब महात्मा गांधी जैसा जननायक राष्ट्रनायक, ठीक है, लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं कर सका तो कोई और तो किसी और से उम्मीद करना ही व्यर्थ है। ये अंबेडकर की लाइन है। तो अंबेडकर पूछा जाएगा अगर गांधी जी के और अंबेडकर के विचारों में क्या विभेद है तो आप समझ जाएंगे।
इसके बाद कुछ अंबेडकर के बयान के अलावा भी है, ठीक है। ये जाति व्यवस्था में तो बिलीव करते थे, वर्ण व्यवस्था में बिलीव करते थे, लेकिन मान लीजिए आजकल तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें नए नए जो व्यवसाय विकसित हुए हैं, नए नए जो है नए नया बिजनेस आया है, तो वंशानुगत थोड़ी होगा। अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है तो ज़रूरी थोड़ी है उसका बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बने, तो वर्ण व्यवस्था तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे। ये इसका एक आलोचना है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था को गांधी जी ने सार्वभौमिक माना, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा नियम जो है सार्वभौमिक नहीं हो सकता, सब पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि गांधी जी ये मान के चलते थे, ठीक है, कि आवश्यकताएं पूरी होने पे ही व्यक्ति जो है आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता है, किंतु यह मान्यता सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। तो वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी का विचार समझ में आ गया कि प्राकृतिक या ईश्वरीय व्यवस्था है, इसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। एक ये भी बोलते थे कि हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आलोचना है धर्म पर गांधी जी का विचार क्या है। धर्म पर इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, एक दो वर्ड अगर आप याद रख लेंगे तो इजी होगा। धर्म का जो विचार था इनका ये था कि ये धर्म को जो ना मानवीय धर्म से जोड़ते थे, ठीक है, यानी व्यक्ति जो है ईश्वर से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति जो है ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आत्मा होता है ना वही ईश्वर का रूप है, ठीक है। तो एक मानवीय धर्म जो है मानवीय नैतिक और मानवीय मूल्य है, ठीक है। सत्य जो है अगर सत्य से प्रेम कर रहे हैं तो वही धर्म है। और दूसरा ईश्वर से जोड़ते थे और जो व्यक्ति का आत्मा है वही ईश्वर है। इन्होंने कहा भी है कि किसी सत्याग्रही को पाप से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। मतलब व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, इसके अंदर का विचार गंदा हो सकता है, व्यक्ति तो सही है, ठीक है। और उनके जो विचार, ये वाले जो विचार है ये भगवद गीता से प्रेरित है। लेकिन ये धर्म में जो है ना सांप्रदायिकता के विरोधी है, और सर्वधर्म सद्भाव में बिलीव करते हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन में जब इनको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो वहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव ही इनका मेन इशू था, ठीक है। लेकिन इस पर सवाल भी उठता है, आलोचनाएं भी हैं। पहली आलोचना है कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी सांप्रदायिक तुष्टीकरण का एक रूप थी, परंतु सूक्ष्म निरीक्षण करें तो स्पष्ट देखा जा सकता है कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता प्राप्त करने के लिए खिलाफत के मंच को एक अवसर की तरह प्रयोग किया था। राम राज्य की अवधारणा, राम राज्य का मतलब है सभी लोग सुखी हो, मानवतावाद को बढ़ावा मिले, सार्वजनिक कल्याण हो, सर्वधर्म समन्वय हो। सत्याग्रह पर विचार आप जानते ही हैं, कुछ विचार है वो पढ़ ले कि एक सत्याग्रह ये कभी विचार नहीं करता कि गलत क्या है, वह सदैव अहिंसक, सच्चा और निडर रहता है। एक सत्याग्रही असहयोग और बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना, प्राधिकारों के समानता स्थिति में कमी करना शामिल है। सत्याग्रह में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने के लिए शक्ति होनी चाहिए। यानी जो सत्याग्रही वो कमज़ोर नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। केवल बहादुर एवं दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रही कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। एक ये है कि बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है। अनुराग मतलब प्रेम रखता है, घृणा या द्वेष नहीं। गांधी जी के अनुसार सभी साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना भी अत्यंत आवश्यक है। मतलब रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट अगर साध्य है, रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए तो साधन भी अच्छा होना चाहिए, यानी प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए। प्रोसेस, मान लीजिए गांधी जी कहते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, क्योंकि हमारा साध्य जो है पवित्र है तो हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। मतलब हिंसक तरीके से नहीं चाहिए, अहिंसक तरीके से चाहिए। तो साध्य और साधन का सिद्धांत था उनका, ठीक है।
और सत्याग्रह को इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र बना दिया और आज़ादी प्राप्त की। ठीक है, तो अगर पूछे आपको गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार कभी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आप सामाजिक पहले सोचेंगे क्या क्या हो सकता है। एक तो समाजवाद है, वर्ण जाति तथा अस्पृश्यता है, व्यक्ति एवं समाज का संबंध है, लिंग आधारित समानता है, शिक्षा है, धर्म है, सांप्रदायिकता है। जितने इशूज आप सब पे लिख देंगे क्या क्या है, आप खुद ही सोचे। समाजवाद पर क्या विचार होगा, कोई भी जो गांधी जी का जो समाजवाद पर विचार है वो समानता के सपोर्टर हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कौन वर्ण बड़ा होगा कौन छोटा होगा इसका विरोध करते हैं, सामाजिक विषमता का विरोध करते हैं। तो समाजवाद है इनके अंदर, लेकिन इनका जो तरीका है वो कार्ल मार्क्स से भी नहीं। कार्ल मार्क्स क्या है, वर्ग संघर्ष चाहते हैं, लेकिन ये वर्ग समन्वय चाहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो और सब लोग साथ आ जाए। लोकतांत्रिक समाजवाद है इनका। व्यक्ति और समाज का संबंध, तो व्यक्ति जो है समाज में स्वतंत्र होना चाहिए, इससे उसका समन्वित विकास होगा जिससे समाज का व्यापक विकास होगा। लिंग आधारित समानता, कोई भी सपोर्टर होगा, ये भी सपोर्टर है। समाज के विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों की भागीदारी के समर्थक है, स्त्रियों का विकास समाज का विकास है। रचनात्मक कार्यक्रम, स्त्री कल्याण, स्त्री सशक्तिकरण। शिक्षा पर गांधी जी का विचार, इसके लिए शिक्षा का वर्धा योजना है, इसको आप पढ़ लें। प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य मिल सकता है। आजकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है, लेकिन इनका कहना था 7 से 14 वर्ष के। व्यावसायिक एवं रोजगार परक शिक्षा पर बल, स्वदेशी शिक्षा पर बल। शिक्षा जो है सामाजिक आर्थिक प्रगति का साधन है। शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। सहकारिता और बच्चों पर केंद्रित शिक्षा। गांधी जी की अगर प्रासंगिकता पूछे कभी कि क्या आज भी गांधी के विचार प्रासंगिक है या गांधी जी प्रासंगिक है, तो बिल्कुल है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास युद्ध हो रहा है, ऐसे में जो है गांधी जी का जो है सत्य और अहिंसा प्रेम के पथ पर चलना कहीं ना कहीं विश्व को शांति दे सकता है। गांधी जी विचार नहीं विचारधारा है। आर्थिक पक्ष, परिश्रम पे बल, लघु कुटीर उद्योगों का समर्थन, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, सामाजिक विकास, शिक्षा, वन जाति अस्पृश्यता, लिंग समानता। आज भी जो है हम लोग जेंडर गैप इंडेक्स निकालते हैं, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि लिंग पर आधारित जो है कोई भी जो है विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष हो गया, धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता एवं धर्मांधता के विरोधी हैं, शब्द एवं सद्भाव में बिलीव करते हैं, साधन एवं साध्य की पवित्रता, सत्य अहिंसा, सत्याग्रह, सब कुछ बता चुके हैं। तो ये हो गया पूरा गांधी जी का विचार। मौलिक विचार यही है, आप याद रख ले। सत्य एवं अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग एवं बहिष्कार की रणनीति, संघर्ष विराम संघर्ष, दबाव समझौता दबाव, असहयोग एवं बहिष्कार। ठीक है, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सामाजिक विषमता का विरोध करते हैं, सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, लिंग आधारित समानता का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और शिक्षा 7 से 14 तक दी जानी चाहिए, फ्री दी जानी चाहिए। सबको रोजगार परक शिक्षा और प्लस व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ठीक है, वैसे ही आप कर लेंगे स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन, छोटा कर लेंगे। पाश्चात्य शिक्षा ऑलरेडी बता दिया है। 1857 का विद्रोह, कोई विद्रोह है तो बताया मैंने, कारण पहले करना है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, तात्कालिक कारण करना है, इसका बिहार पर प्रभाव करना है, इसके बाद जो है इसका भारत। राम मनोहर लोहिया के बारे में कर लेंगे और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन। ठीक है, ये आप कर लें। 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह में की क्रांति में बिहार का योगदान, इसी में वीर कुंवर सिंह की भूमिका है। आप नोट्स को एक बार अच्छे से देख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है याद करके जाए तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, विद्रोह का स्वरूप पूछा जाएगा, दे दिया है। कला ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब जो है बाकी आप नोट्स से कर लें। जो भी अभी रिसेंट में जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है आपको, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें।
अगर आप मेरे गेस क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया है। मैं इसमें कुछ गेस क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, ठीक है, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट। एक्ट में ये चारों कर ले। इसके बाद आंदोलन में आप संथाल और मुंडा कर ले, जो करना ही होता है। विद्रोह में आप नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह कर ले, चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन में। चौथा में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे शॉर्ट में आपको क्या करना चाहिए, तो चौथा में आप गांधी जी, टैगोर और नेहरू, इसके कुछ इम्पोर्टेंट विचार करें। नेहरू का विदेश नीति कर ले, विदेश नीति, और गुट निरपेक्षता का नीति, गुट निरपेक्षता। टैगोर के बारे में आप कर ले, इसका सामाजिक सांस्कृतिक विचार, और गांधी जी के सारे पोर्शन को देख लें। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह और कुंवर सिंह की भूमिका, ये कर ले। कुंवर सिंह की आलोचनात्मक भूमिका, कुंवर सिंह की आलोचनात्मक भूमिका। इसके बाद छठे नंबर में आप कर ले, छठे नंबर में आप कर ले जो क्वेश्चन है वह है राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारक, राष्ट्रवाद के उदय के कारक, उदय के कारक, ये कर ले। इसके बाद अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कोई और पोर्शन आपको करके जाना चाहिए, तो कला वाला पोर्शन में आप कर ले पटना कलम, और सबसे ज़्यादा जो गारंटी आने का वो पाल कला, पाल कला का आप नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स बना के रखें। इसके बाद 3-4 आंदोलन आप कर ले मेनली। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन में बिहार का योगदान, और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान, और आज़ाद दस्ता की भूमिका, आज़ाद दस्ता की भूमिका। कुछ और पर्सनालिटी आप कर ले, अंबेडकर, ठीक है, राम मनोहर लोहिया ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका GS1 कंप्लीट हो जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन आता है जो इसके परे आता है तो आप घबराएं नहीं, सबसे पहले कॉन्फिडेंस में आप पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करें। अगर शॉर्ट्स में है तो 3 से 4 इसके फीचर लिखें, 1 से 2 उसकी आलोचना लिखें, और डायग्राम से उसको डील करें। डायग्राम आप किस किस तरह के बना सकते हैं ये भी बता देता हूँ थोड़ा। इसको बोलते हैं फ्लो डायग्राम। एक के बाद अगर दूसरी घटना हुई है तो आप फ्लो डायग्राम के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी चीज़ के 3 कारण हैं, किसी चीज़ के 3 कारण हैं, तो हमेशा उसको ट्रायंगल में दिखाइए, ट्रायंगल में इस तरीके से दिखाइए, ये अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगर किसी चीज़ के 3 कारण हैं तो, अगर किसी चीज़ के 4 कारण हैं तो उसको इस तरह से दिखाइए, इस तरह से दिखाइए, ये अच्छा लगेगा। अगर किसी चीज़ के 5 कारण हैं तो उसको इस तरीके से दिखाइए, ये सब अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है जैसे आपको बताना है 5 कारण है किसी आंदोलन के, तो आप उसको 5 कारण ऐसे दिखा दीजिए कि हाँ, यहाँ लिखिए राजनीतिक कारण, आर्थिक धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, ठीक है, कोई आर्थिक कारण हो गया, और मसीहाई नेतृत्व। इस तरीके से 5 कारण आप दिखा देंगे। इसके बाद और भी जो डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम बनेंगे नहीं हिस्ट्री में, तो जो भी डायग्राम है आप जो है पाल कला के कुछ डायग्राम सीख के जाएं, उससे जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाल कला के डायग्राम आप सीख के जाएं, पाल कला के डायग्राम सीख के जाएं। पाल कला की विशेषता, स्थापत्य कला, ये सब सारी विशेषता उसको कर ले। और मधुबनी कला को भी 3-4 विशेषताओं को आप देख के रखें। हो सकता है अगर आ गया तो आप लिखने की हालत में रहें। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए बहुत कुछ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से कंप्लीट करें। तो बस GS1 के हिस्ट्री वाले सेक्शन में मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अगला सेक्शन मैं करंट अफेयर का लूँगा, और करंट अफेयर में कुछ 20-25 टॉपिक हम देखेंगे
20 टॉपिक आप 7 दिन में बहुत ज़्यादा रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 20 टॉपिक आप जो है रिवाइज करके जाएँ। वैसे कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम कुछ टॉपिक्स को अच्छा करके जाए कि अगर वो टॉपिक आते हैं तो आप कितने अच्छे से चीज़ों को लिख पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हाँ, GS 1 में जो टाइम मैनेजमेंट है आपका इस तरीके का रहना चाहिए। 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो आपका DI का है उसमें आपका टाइमिंग 35 से 40 मिनट का होना चाहिए, मैक्सिमम 45 मिनट। अगर आप 45 मिनट क्रॉस करते हैं तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। अगर आप 35 मिनट में कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट का एज है, तो 35 से 40 मिनट का समय रखें। आप जब भी टेस्ट में क्वेश्चन बनाते हैं या फिर अब जो अगर DI बना के देखें 2 क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक DI वाला छोटा सेक्शन भी आपको लेके आऊँगा कि कौन सा DI चूज़ करें कि वो जल्दी हो जाए, ठीक है। अगर आप पहले से करके रखते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा DI आपको करना चाहिए। तो DI आप 35 से 40 मिनट में बना लें। अगर आप 35 से 40 में 180 मिनट टोटल है, मान लीजिए ऑन एवरेज अगर आप 40 मिनट में बनाते हैं तो 140 मिनट बचे, तो आपको 70 मिनट मिलेंगे दोनों पोर्शन में। तो हिस्ट्री में आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे 60 मिनट में कंप्लीट करना है। कैसे करना है 7 मिनट में कंप्लीट, मैं बताता हूँ। आपको जो शॉर्ट्स है वो 4-4 मिनट में लिखने, मैक्सिमम 4 पंचे 20 मिनट में आपको शॉर्ट्स लिख देने हैं। कैसे भी 4 मिनट पर शॉर्ट्स, कोशिश करना है 3 मिनट में ही लिखने का, लेकिन फिर भी अगर 4 मिनट लगते हैं तो 20, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 20 मिनट में, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को 20 मिनट में, 60 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तब आपको करंट अफेयर पर सोचने का टाइम मिलेगा और आप 2 करंट अफेयर के जो बड़े क्वेश्चन है उसमें 20-20 मिनट दें, और जो शॉर्ट्स है क्या पता उसमें कुछ नहीं आएगा तो कुछ सोचना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उसमें 25 मिनट हो। और ये सब टाइम पूरा आइडियल नहीं है, इसलिए 5 से 10 मिनट का टाइम आगे रखिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ साइन भी करना रहता है, कुछ चीज़ें बीच में चलती भी रहती है, तो 5 मिनट आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो आइडियल टाइम यही है। अगर आपके 20 मिनट में एक लॉन्ग आंसर आप कितना लिख पा रहे हैं ये देख ले कि आप 400 वर्ड लिख पा रहे हैं कि 350 वर्ड। दिमाग में बहुत ज़्यादा आप सोचने का विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि आपके मन में जो ख्याल आएंगे आप लिखते रहेंगे। पेन नहीं रुकना चाहिए। पेन, बहुत लोग पेन के बारे में बात करना चाह रहे थे। हाँ, कि आपने किस पेन से लिखा? मैंने लिंक ग्लाइसर से लिखा था, क्योंकि मेरी बचपन से आदत उसी पेन के साथ है। ये सब लिंक ग्लाइसर से लिखा हुआ है। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूँ कि आप जो है, एक तो या तो आप बहुत सालों से अगर कोई पेन यूज़ करें तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो जो है आप बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी B5 B7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग जेल पेन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा जेल पेन यूज़ करें। वैसे तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोग जेल पेन से लिखते हैं, तो आप ऐसा जेल पेन का यूज़ करें जिसके निशान दूसरी तरफ ना पड़े। आप पेपर पे लिख के देख ले, उसके निशान दूसरी तरफ ना पड़े। जिससे जेल पेन का यूज इसलिए नहीं कहा जाता है करने के लिए कि वो बाद में जो है हाथ रखने पे पूरा वो हो जाता है। तो अगर आपका जेल पेन थोड़ा अच्छा वाला है और वो मतलब बहुत ज़्यादा निशान नहीं छोड़ता है तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। DI में कैलकुलेटर का यूज़, नॉर्मल सा कैलकुलेटर खरीदें और उसको यूज़ करें। उस पर अभी से प्रैक्टिस, अभी भी 7 दिन है, 7 दिन में कम से कम 10 DI बनाएं। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने का, वो अब क्या होना चाहिए? DI में 72 मार्क्स, DI में 72 मार्क्स, हिस्ट्री में 60 मार्क्स। ये सब फिक्स है, सब फिक्स पोर्शन है। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आपके एसए में 180 मार्क्स, ठीक है। ये सब फिक्स पोर्शन है, अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो अगर आप इतना अपने हाथ में लेके चलते हैं, ठीक है, तो आप लगभग कितने नंबर ले आएंगे? 312 मार्क्स, 312 मार्क्स। और आपका लक्ष्य होना चाहिए 500, तो लगभग फिर 180 मार्क्स बाकी के पोर्शंस में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये 3 पोर्शन अगर आपने ये आइडियल स्कोर कर लिया ना, तो 500 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो ऑलरेडी जो है 1 घंटे 15 मिनट की हो गई है। तो
आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। आपके अंदर एक जो है नई ऊर्जा का संचार हो रहा होगा। आप सुबह उठे तो इसी सोच के साथ उठे कि जो है इस बार मेंस मेरा है और मेरी एक सीट पक्की है। बस 4 लाइन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद तो मरुस्थल से भी चल निकलेगा। तो बस इन्हीं 4 लाइन के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके पास अभी भी जो है बहुत सारे सोर्सेस नहीं हैं, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म इसको फॉलो कर सकें इस चैनल को। कमेंट करें कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर का जो है सेक्शन वो डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से पोर्शन किसी करंट अफेयर्स में लिखने चाहिए एग्ज़ाम में। धन्यवाद।